रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। लिमन इलाके में यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। रूस ने सुखोई फाइटर जेट से हमले किए। लिमन से पीछे हटी है यूक्रेनी सेना, ये ताजा खबर आ रही है। और रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट्स पर हमले किए हैं। कीव, सूमी और चेरनिगोव में रूस के हमले पावर प्लांट पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और रूसी हमले में पावर प्लांट को भारी नुकसान की खबर है। और वहीं रूस ने यूक्रेन के खार्किव में हमले शुरू कर दिए हैं। हमले में यूक्रेनी ड्रोन कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। फैब 500 और ग्लाइड बमों से ये हमले किए गए हैं। बेहद खतरनाक बमों का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने दावा किया है कि सभी यूक्रेनी ठिकानों को हमने इस स्ट्राइक में कर दिया है ध्वस्त। और रूस ने डोनेस्क में भी यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ग्लाइड बमों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए गए। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए। डोनेस्क में यूक्रेन 2 सैन्य ठिकाने तबाह। और वहीं एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने भी रूसी ड्रोन कंट्रोल को टारगेट किया है। यानी यूक्रेन की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर। यूक्रेनी लड़ाकू विमान ने ड्रोन सेंटर पर हमले किए हैं। ये देखिए तस्वीरें। MiG-29 से किए गए हमले में ड्रोन सेंटर तबाह करने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन के मेलिटोपोल पर रूस का हमला। यूक्रेनी मिलिट्री ट्रक पर ड्रोन से अटैक किया गया। हमले के बाद यूक्रेनी सैन्य ट्रक में आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए इस ट्रक को कैसे टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि मेलिटोपोल में ये अटैक किया गया और यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक पर ये ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद इस सैन्य ट्रक में आग लग गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर कहां और कितने हमले किए हैं और यूक्रेन ने कितने हमले किए हैं, जवाब कैसे दिया है। 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट आपके सामने है। रूस ने देखिए हथियारों का इस्तेमाल जो किया है, शाहेद ड्रोन, स्कैंडर और गाइडेड बम। स्कैंडर मिसाइल है, गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। FP1 लॉन्ग रेंज ड्रोन से भी एक बार फिर यूक्रेन ने रूस में धावा बोला है, हमलों को अंजाम दिया है। यह है पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट। लगातार हमले हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसके बाद पुतिन और ज्यादा आग बबूला है। आने वाले 24 घंटे भी बहुत ज्यादा अहम है, कुछ भी हो सकता है। रूस की बात करें तो कहां कहां हमले हुए हैं। ज़ेपोरिजिया में हमले किए गए। सूमी, खार्किव, खेरसोन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया, मॉस्को, पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। टारगेट पर देखिए क्या रहा, एनर्जी ग्रिड और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों ही तरफ से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में यह तबाही मची है और रूस और यूक्रेन दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, किस तरह से आप देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो मेरे जहन में यह आ रहा है कि आखिर G7 की मीटिंग में कौन सा बूस्टर डोज मिला है ज़ेलेंस्की को? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी तक जो लड़ाई थी उसका पलड़ा भारी था रूस की। ये क्योंकि 2 बातें थी। एक तो उसने जो ग्राउंड पे डोनबस का इलाका, जापोरिजिया, खारासोन, करीब 20% का इलाका जीत लिया था रूस ने। और इसके साथ साथ वो जिस प्रकार से उसने यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया था, चाहे उसकी जो कीव है या खार्किव जो कि फाइनेंशियल कैपिटल, उड़ीसा, सूमी, और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा बर्बाद कर दिया था। मगर कुछ एक दिनों से
जो पलटवार करने लगा यूक्रेन, और उसने अपने ड्रोन FP1 जैसे आपने बताया, और कुछ ना कुछ उसको और भी हथियार दिए हैं यूरोप ने, जिसके अंदर उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी है। मगर उसने क्या बदलाव किया? बदलाव ये किया कि पहले उसके जो ड्रोन थे वो डीप नहीं जा रहे थे, अभी 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर, ऑयल की जहाँ पर आपके डिपो उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बर्बाद, और उनकी सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है। अभी तक जो लड़ाई थी या तो यूक्रेन में थी या बॉर्डर एरिया में थी, अब ये लड़ाई चलेगी है रूस के अंदर। अब रूस को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर लोग सड़कों पर आए हैं और कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं अभी पुतिन को कि कहीं ये लड़ाई रुकनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पलड़ा बदला है, यूक्रेन ऑफेंसिव हुआ है, और ये एक बात माननी पड़ेगी, यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो बहुत अच्छा हुआ है लास्ट 1-2 साल में। और ये ऐसा नहीं है कि जो FP1 कहीं बाहर से मिले, खुद बनाए, और ये नहीं, ये मिडिल ईस्ट में भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं अब जेलेंस्की। तो लगता ये है कि ये लड़ाई भयानक हो जंग चल रही है, 4.5 साल हो गए, यूक्रेन में इतनी तबाही हुई, बर्बादी हुई, रूस ने कितने बड़े हमलों को अंजाम दिया, और आज की तारीख में यूक्रेन इतनी बड़ी ड्रोन पावर के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं नए नए शक्तिशाली ड्रोन्स वहां पर बनाए जा रहे हैं, खुद बना रहा है, संभव कैसे हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो यही तो एक चीज माननी पड़ेगी, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, 70 से 80% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, वो लड़ पाएगा रूस के साथ लंबा। और स्पेशली जब उसको अमेरिका से हथियार नहीं मिले और यूरोप से भी कोई खास हथियार नहीं मिले, मगर उसका अपना इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो इसने डेवलप किया है 1-2 साल में, मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है, ये मानना चाहिए। और ड्रोन्स के मामले में यूक्रेन ने जिस प्रकार से हमले बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए जो चेंज की, इस वॉर का एक बाई प्रोडक्ट अगर देखा जाए, ये ड्रोन पावर है यूक्रेन की, और दुनिया भी अब इसे मानने लगी है, इसे पहचानने लगी है। और देखिए इधर रूसी ऑयल टैंकर पर यूक्रेन का हमला, ड्रोन अटैक में ऑयल टैंकर जलकर खाक हुआ। यूक्रेन के हमले में रूसी सप्लाई रूट पर असर, रूस के दक्षिणी मोर्चे पर ऑयल सप्लाई पर असर। और वहीं रूस यूक्रेन वॉर पर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा हमला रूस कर सकता है। यूक्रेनी लोगों को सावधान रहने को कह रहे हैं जेलेंस्की। मॉस्को पर हमले का बदला ले सकता है रूस, ये कहा गया है जेलेंस्की की तरफ से। अपने लोगों को अब आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। मॉस्को पर यूक्रेन ने हमला किया और उसका बड़ा जवाब रूस आने वाले वक्त में दे सकता है, इसके आसार हैं। और अमेरिका को लेकर जेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन और यूरोप में मिसाइल बनाएगा यूएस, अमेरिकी कंपनियां बनाएंगी मिसाइल, अमेरिकी मिसाइलों से रूसी हमले होंगे नाकाम। और लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि रूस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले कर रहा है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज ड्रोन पर जेलेंस्की दावा क्या कर रहे हैं, ये देखिए। यूक्रेन के पास 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले ड्रोन्स मौजूद हैं। यूक्रेन हर दिन रूस पर हमले करेगा, रूस के हमलों का हम हर दिन जवाब देंगे, ये धमकी दी है जेलेंस्की ने रूस को। चलिए और अब आपको जेलेंस्की के नए ब्रह्मास्त्र यानी ड्रोन के बारे में बताते हैं। यूक्रेन का नया ये ब्रह्मास्त्र है, और यूक्रेन से दूरी की बात करें, देखिए यूक्रेन से ट्यूमिन रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन से इसकी दूरी 2070 किलोमीटर है। आप देखिए कितनी दूरी कवर हो रही है और ड्रोन कितना इफेक्टिव हो। दावा क्या है, रूस पर अब तक का सबसे गहरा हमला किया गया है। और हमला ये कैसे हुआ, तो फायर पॉइंट कंपनी के मॉडल 2 ड्रोन से ये अटैक किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, तो ये लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स यूक्रेन के नए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। FP2 ड्रोन की ताकत देखिए, यूक्रेन का सबसे छोटा ड्रोन है ये, 3000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। आप सोचिए कहां कहां तक घुसकर हमला करने में आज की तारीख में सक्षम हो गया है यूक्रेन। FP2 ड्रोन की ताकत हम आपको बता रहे हैं 60 से 120 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है ये खतरनाक ड्रोन, और इसकी वजह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस के अंदर।
जीपीएस जैमिंग तकनीक से इसे रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और यह बहुत बड़ी दिक्कत है इस वक्त रूस के सामने। जरूरी जानकारी है कि टोमाहॉक मिसाइल का सस्ता विकल्प यह माना जा रहा है। टोमाहॉक मिसाइलें कितनी महंगी पड़ती हैं ये हम सब जानते हैं और यह बड़ा आसान और घातक विकल्प यूक्रेन के हासिल हो गया है, ऐसा साफ तौर पर लगता है। रवि, बिल्कुल, और यूक्रेन इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी रूस के खिलाफ कर रहा है। सचदेव सर, अब कुल मिलाकर बात आती है रूस की, पुतिन की, उनकी पोजीशनिंग कितनी प्रभावित हुई है यूक्रेन की इन छोटी या बड़ी सफलताओं से, इस लंबे युद्ध में टिके रहने की सफलता से? क्योंकि कभी तो एक दुनिया की बड़ी शक्ति रूस रहा, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। न ही वो युद्ध में जीत का ऐलान कर पा रहा है और न ही इस युद्ध से प्रभावित हुए बिना बच पा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि रूस में बड़ा नुकसान यूक्रेन पहुंचा रहा है। पुतिन की छवि, रूस की छवि पर कितना नुकसान हुआ है, आप इसे कैसे देखिए? जी, इस प्रश्न का उत्तर में कुछ संदर्भ देना चाहूँगा। एक तो G7 की समिट में जो ज़ेलेंस्की साहब को बुलाया गया था, उनका ट्रंप से लंबी बातचीत हुई है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की समिट जो ब्रसल्स में हुई है 18 तारीख को, उसमें भी ज़ेलेंस्की गए थे और वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन को में अपना ज्वाइन करने के लिए कागजात जमा किए हैं और उनको वायदा किया गया है कि ऐसा किया जाएगा। इसी तरह से नाटो में भी वो होके आए हैं ब्रसल्स में और नाटो ने तकरीबन $1 बिलियन के हथियार उनको देने का वायदा किया है। दूसरा संदर्भ जो आता है वो ये है कि ईरान के साथ MOU साइन करने के बाद अमेरिका कटिबद्ध है कि ईरान पर 60 दिन के लिए कम से कम ऑयल के सैंक्शंस हटा देगा। इससे ऑयल की सप्लाई वैसे ही बढ़ जाएगी, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर ट्रैफिक जान शुरू हो जाता है तो तेल के दाम घटेंगे और सप्लाई बढ़ेगी। ईरान की अपनी सप्लाई अगर चालू हो जाती है तो रूस जिन देशों को सप्लाई करता था जैसे चीन, भारत वगैरह, उनको ईरान का तेल सस्ता पड़ेगा और इस हमलों को, इन रिफाइनरीज पे हमला करने से यूक्रेन का जो लक्ष्य है वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनसे कि रूस अच्छी कमाई करता है बेच करके, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके निर्यात पर कमी की जा सके। तो इसमें कुछ सफलता उसको मिली है और रूस का पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात कम होने लगा है। साथ ही डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी एक समस्या पैदा हो गई है। कहीं जगह लोकल जगहों पर, सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और रूस पर अब इसका बड़ा इंपैक्ट नजर भी आ रहा है, वो देखने को मिल रहा है। क्रीमिया के कर्ज पर यूक्रेनी हमला हुआ है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां पर भी बड़ा अटैक किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई है। 2014 से क्रीमिया पर रूसी कब्जा है और अब यहां पर भी बड़े हमलों को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। इस वक्त बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं यूक्रेनी ड्रोन व्लादिमीर पुतिन के लिए। वहीं क्रीमिया के कर्ज पर विध्वंसक हमले, जी हां, यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है, टारगेट किया है। हमले के बाद पोर्ट के फ्यूल डिपो पर आग लग गई। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। और यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल ठिकानों को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से रूस में तेल की किल्लत होने लगी है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले सचदेव सर भी कर रहे थे। कीव का बारूदी प्रहार, रूस में आपातकाल। जी हां, कुछ और अहम जानकारियां हम आपको देते हैं। कर्च में ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। साइबेरिया में त्यूमिन रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। कर्च में एक ऑयल डिपो है, ऑयल टर्मिनल है, उसको हिट किया है यूक्रेनी ड्रोन ने। मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। सोचिए अब बचा क्या।
असर देखिए क्या हुआ है। रूस में कई जगहों पर ऑयल बिक्री पर पाबंदी लगानी पड़ी है। कुछ जगहों पर 20 लीटर पेट्रोल प्रति ग्राहक मिल रहा है, यानी अगर आप जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर तो सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल ही आपको मिल रहा है। कुछ जगहों पर 40 लीटर डीजल प्रति ग्राहक मिल रहा है। मॉस्को में गैस स्टेशन पर लंबी लाइन लगी हुई है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी गैस की भारी किल्लत हो गई है। यह स्थिति है। जरूरी बात यह है कि रूस को ऑयल आयात करने की नौबत आ गई है। ये किसने सोचा था शिवाज सर कि रूस में इस तरह का आपातकाल देखने को मिलेगा और यूक्रेनी हमलों के बाद रूस की यह हालत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है और क्रीमिया पर हमला करके बड़े हमलों को अंजाम देकर एक साथ कई देशों को कुछ खास मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखो क्या है हमारी ताकत, हम क्या कर सकते हैं, हमें और हथियार दो, हमें और आर्थिक मदद दो। क्या ऐसा है? बिल्कुल ठीक बोला समीर। जब हथियार मांग रहा था यूक्रेन अमेरिका से, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि आप ज़्यादा लंबा नहीं लड़ सकते, आपको अगर जितना हथियार देंगे लड़ाई तो लंबी चलेगी, मगर यूक्रेन कभी भी कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पैदा कर सकता रूस पे। मगर तो ये तो पलटा ही बदल दिया है यूक्रेन ने। और जैसे हम बात कर रहे थे, इनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना डेवलप हो गया लास्ट 2 साल में। ये जो FP1 और FP2 ये खुद बना रहा है, और FP2 जो उसकी रेंज ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर है। ये ड्रोन छोटे हैं, इनको जो रडार से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और ये सच्चाई है, टोमाहॉक का एक प्रकार से चीप वर्जन है। मगर जो स्ट्रैटेजी देखें यूक्रेन ने क्या अपनाई है, जो एनर्जी सेक्टर ऑयल और जो मेन टाउन्स को दे रहा था उनके ऊपर इसने हमले करके बर्बाद कर दिया। और शॉर्टेज पड़ गए। अभी पहली बार रूस जो कि दूसरे देशों को ऑयल देता है, आज उनके अंदर ही कमी पड़ गई। आप ये क्रिच जो ब्रिज है उसके पास सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो रूस की क्रीमिया में जो जाता है, वो भी उन्होंने हिट कर दिया है। तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने पलटा बदला है। और आज की तारीख में क्योंकि अब मेन लैंड पे हमले हो रहे हैं रूस में, आप देखेंगे कि रूस की इकॉनमी भी डगमगाएगी, उसका डिपेंडेंस चीन पे और बढ़ेगा, और लोग भी अब परेशान होंगे। क्योंकि अभी तक जो लड़ाई थी ज्यादातर या तो बॉर्डर पे थी या यूक्रेन के अंदर थी। एक बड़ा बदल गया है। एक बड़ा सच ये भी निकल के सामने आ रहा है कि इन ड्रोन्स को रोक पाने में, यानी कि अपनी जो हवाई सुरक्षा एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें भी रूस कामयाब नहीं हो पा रहा है और टारगेट्स को यूक्रेन अपने ड्रोन के माध्यम से हिट कर पा रहा है। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में अपनी एयर डिफेंस सिक्योरिटी रूस और कैसे मजबूत कर पाएगा। और रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला, रूसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन का हमले में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की खबर है। Нихуя себе. और वहीं ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ड्रोन हमले के बाद एक साथ कई धमाके हुए। हथियार सप्लाई करने वाली ट्रेन पर हमला किया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए जरा। ड्रोन हमले के बाद कैसे एक के बाद एक कई धमाके हुए, और इसकी वजह फिलहाल नजर तो यही आ रही है क्योंकि जिस ट्रेन पर हमला किया गया उसके जरिए गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा था और उसी को हिट कर दिया गया ब्रियांस्क। इधर बेलारूस पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस की सैन्य मदद बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। रूस के लिए हथियार बनाता है बेलारूस, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के टारगेट पर बेलारूस की फैक्ट्रियां। और वहीं यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। बेलारूस को ज़ेलेंस्की की धमकी, रूसी रिले स्टेशन को हटाए बेलारूस, हम खुद हटा देंगे रूसी रिले स्टेशन। जी हां, सीधे धमकाया जा रहा है, ये काम खुद करो वरना हम कर देंगे। ड्रोन को नेविगेशन मदद करता है रिले स्टेशन, और इसे ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की ने अब कर लिया है टारगेट। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंग एक्सटेंड हो रही है, नए मोर्चे तैयार हो रहे हैं। सवाल क्या है, क्या युद्ध का नया मोर्चा अब खुलने वाला है? जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है क्या?
17 जून 2026 बेलारूस की धमकी, यूक्रेन ने बेलारूस की बस पर हमला किया। लुकाशेंको ने हमले को सीधे सीधे वॉर क्राइम बताया। नया विवाद क्या है? जेलेंस्की ने बेलारूस में रूसी रिले स्टेशन हटाने का अल्टीमेटम ही दे दिया है। बेलारूस से 1 हफ्ते में रिले स्टेशन हटाने के लिए कहा गया है। अब यह रिले स्टेशन होता क्या है, यह भी जान लीजिए। ड्रोन को नेविगेशन, कंट्रोल और सिग्नल देने में यही रिले स्टेशन मदद करता है। यूक्रेन को आपत्ति क्या है? रिले स्टेशन की वजह से रूस ने यूक्रेन के उत्तरी इलाकों में बड़े हमलों को अंजाम दिया है और यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। यह सीधे सीधे जेलेंस्की की डिमांड है और इसीलिए अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं। सचदेव सर, ये बेलारूस का जो रुख है, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे और ये किस कदर प्रभावित कर रहा है आज की तारीख में इस जंग को? रूस के राष्ट्रपति को आपको याद होगा कि उनके खिलाफ यूरोपियन यूनियन समर्थित जो उम्मीदवार थी उनको करीब 1 दशक पहले लाने की कोशिश की गई थी और चुनाव के नतीजों पर मतभेद था और उस महिला को वापस जाना पड़ा और शरण लेनी पड़ी जर्मनी में। और इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति का लुकाशेंको का पुतिन पर जो भरोसा था वो बढ़ा और उनकी निर्भरता उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ गई। और इसके दौरान जो 4.5 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के विरुद्ध, तो शुरू में यूक्रेन के ऊपर हमला, कीव के ऊपर हमला उत्तर से किया गया था जो बेलारूस था। और बेलारूस के इस मोर्चे पर से रूस को उम्मीद थी कि वहाँ से सीधे कीव पर हफ्ते भर के अंदर अंदर कब्ज़ा हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाया। अब इसके बाद बेलारूस थोड़ा पीछे हट गया और अब उस बारे में फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बेलारूस को फिर से पुतिन साहब ने तैयार किया है इस युद्ध में झोंकने के लिए, ताकि जो कि एक तरह से अनिर्णायक दौर से गुजर रहा है उस पर निर्णय थोपा जा सके और कुछ इलाके बिल्कुल सर, उत्तरी बेलारूस को भी लगातार यह आशंका बनी हुई है कि कहीं उसकी सीमा भी युद्ध की आग में न जलने लगे, क्योंकि धमकियों का सिलसिला तो लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब रूस की जो सिचुएशन वो देखते हुए बेलारूस को भी ये डर जरूर है। और देखिए, रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन में तबाही हुई है। खबर आ रही है कि मोलिनिया 2 ड्रोन टीम पर का हमला हुआ है और यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट को तबाह किया गया है इस हमले। और यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के हमले का सिलसिला भी जारी है। ड्रोन से सटीक हमले रूस भी कर रहा है। ड्रोन गिराने में यूक्रेनी सैनिक नाकाम रहे। ड्रोन रोकने में यूक्रेनी सैनिक की कैसे मौत हुई है, ये तस्वीरें सामने आई। और देखिए, रूस ने सबसे ताकतवर ड्रोन लॉन्च किया है और मोलिनिया सीरीज का ड्रोन हमले को तैयार है। यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे नया ड्रोन है लाइटनिंग 13 ड्रोन जंग में उतारा और 13 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। हल्का ड्रोन लेकिन घातक। तो पुतिन का बारूदी योद्धा क्या है? रूस का नया ड्रोन लाइटनिंग 13। ड्रोन की ताकत की बात करें, 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हैं और स्पीड इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 50 किलोमीटर है और पेलोड 13 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ड्रोन से हमले कहां कहां? तो सुमी, ज़पोरिज़िया, खेर्सोन और डोनेस्क, ये इलाके टारगेट पर रहे हैं रूस के। सिवासत जी हाँ, मेहमानों से भी करेंगे बात, लेकिन पहले अहम खबर। पोलैंड यूक्रेन के बीच बढ़ी है तकरार। पोलैंड ने यूक्रेन से हथियार लौटाने की मांग की है। पोलैंड के पूर्व पीएम लेज़ेक मिलर ने यूक्रेन को जेट और टैंक भी वापस कर देना चाहिए, ये कहा है। और पोलैंड वर्सेस यूक्रेन जंग में उतरेगा नाटो। देखिए क्या स्थिति है। पूर्व पोलिश पीएम ने क्या कहा है। रूस से युद्ध में पोलैंड ने यूक्रेन को भारी सैन्य मदद की है। यूक्रेन को सभी सैन्य मदद को वापस कर देना चाहिए। यूक्रेन को
टैंक और फाइटर जेट भी लौटा देना चाहिए। पोलैंड की तरफ से दी गई सैन्य मदद लौटा देना चाहिए। MiG-29 जेट, Mi-24 हेलीकॉप्टर, टैंक भी वापस करे यूक्रेन। ये सारी बातें कही गई है और इसका मतलब क्या, इससे सवाल क्या उठते हैं, क्या सम्मान के नाम पर यूक्रेन और पोलैंड के बीच जंग होगी, तनाव बढ़ेगा? सिवा सर, पोलैंड तो मतलब सबसे बड़ा एडवोकेट रहा है इस पूरी जंग में यूक्रेन का। यहां तक कि पोलिश लीडरशिप की तरफ से यह कहा गया है कि यूरोप की जंग अकेले यूक्रेन लड़ रहा है। फिर ये डिवाइड कैसा, फिर इस तरह के बयान क्यों, इस बात का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात है। सच्चाई क्या है कि अगर आप देखें कि जो जेलेंस्की है अभी यूक्रेन, एक प्रकार से वो आपको मदद दे रहा है यूरोप को, एक वो बफर जोन है रूस के बीच में और यूरोप के बीच में। अगर आप देखें कि अगर यूक्रेन को जीत लेता है रूस, तो सबसे पहला देश जो वल्नरेबल होगा वो पोलैंड होगा। और ये पोलैंड, याद रखो, पहले वार्सा पैक्ट का कंट्री का हिस्सा होता था। तो इसीलिए पोलैंड ने सबसे ज़्यादा हथियार दिए थे यूक्रेन को, जिसके अंदर MiG-29 भी थे, बाकी उसके आरटी गन्स भी थी, ड्रोन्स भी दिए थे, आरटी अम्यूनिशन भी दिया था। मगर अब जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं पोलैंड और यूक्रेन के बीच में, वो काफ़ी आश्चर्यपूर्ण है। मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं जो बाकी यूरोपियन देश हैं वो मिलके इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पलटा बदला है अभी जेलेंस्की ने, उससे काफ़ी हद तक मोराल हाई हुआ है यूरोप की कंट्रीज़ का। वो सोच रहे हैं कि हो सकता है यूक्रेन पलटवार करके एक प्रकार से बैकफुट पर डाल सकता है रूस को, और अमेरिका को भी ये लगने लगा है। और मुझे लगता है ये अब लड़ाई ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो पलड़ा भारी बहुत था रूस का, यूक्रेन जो रिसीविंग है। पोलैंड और यूक्रेन के संबंध जो हैं वो कहां तक पहुंच गए, कैसे गर्त में पहुंचते नजर आ रहे हैं। जो सम्मान दिया गया था वो तक वापस ले लिया गया और बदले में अब यूक्रेन के तमाम नेता भी अपना सम्मान लौटाते नजर आ रहे हैं। मतलब जो सम्मान देते हैं देश, उनको लिया भी जा सकता है वापस। ये एक नई तरह की प्रथा भी नजर आ रही है।